अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर सोल्यूशन एंड कोलाइड्स में आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, जो कि है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कोलिगेटिव वर्ड निकला है कलेक्टिव से। कोलिगेटिव वर्ड कहाँ से निकला है? कलेक्टिव से। कि कलेक्टिव प्रॉपर्टीज़, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के ऊपर तो डिपेंड कर रही होती हैं, बट उनकी केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट, properties which depends upon number of solute and solvent particles but not depends upon the chemical nature of properties are known as colligative properties। ठीक है, colligative properties चार तरह की होती हैं: lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure। colligative properties को मजीद मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर किया ग्लूकोज का, 1 मोलर सोल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 1 मोलर सोल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया यूरिया का। अब एक एक मोलर सोल्यूशन मैंने इनके प्रिपेयर करने हैं। अब देखें, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, और यूरिया का क्या होता है NH2CONH2। अब यहाँ पे आपने गौर करना है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैं 1 मोलर सोल्यूशन ये बनाना है, 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन। जबकि इनका मैं अगर केमिकल फार्मूला देखूं तो केमिकल फार्मूलाज क्या हैं, सारे डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इनमें पार्टिकल्स की तादाद तो सब में सेम है, 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलर सोल्यूशन है, और इन पार्टिकल की तादाद कितनी है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। पार्टिकल की तादाद तो हमारे पास में सेम है, बट इनकी केमिकल नेचर क्या है, डिफरेंट है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल 4 टाइप की होती हैं: lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression and freezing point and osmotic pressure। इनको बारी बारी स्टार्ट करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, हम उनको डिस्कस करते हैं। कंडीशन फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उनको हमने अपने माइंड में रखना है। कौन कौन सी कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है? तो फर्स्ट वन हमेशा याद रखिएगा, जो हमने सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, सोल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सोल्यूशन जो होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, सोल्यूशन हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। और थर्ड इसकी कंडीशन है, सोल्यूशन हमारा क्या होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है? नॉन वोलेटाइल ऐसा है जो उड़ता नहीं है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जिसमें से करंट पास ना हो। तो 3 कंडीशन है, सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, सोल्यूशन नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और सोल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस करने के लिए मुझे एग्जांपल देनी पड़ेगी। मैंने एक सोल्यूट लिया जो कि मेरे पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, और मैंने इसको डिसॉल्व किया किसमें, सॉल्वेंट में, जो कि हमारे पास क्या है, वोलेटाइल है, जो कि उड़ता नहीं है, जो कि उड़ता नहीं है। अब नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को जब मैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूंगा तो जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, सोल्यूशन हमारा लेस वोलेटाइल बनेगा, लेस वोलेटाइल। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, when a non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in volatile solvent, solution become less volatile and vapor pressure of solution is lowered as compared to pure solvent। This is known as lowering of vapor pressure। इसको मैं करने के लिए आपको 2 डायग्राम बनाई हुई हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट जो कि वोलेटाइल है, और एक हमारे पास है सॉल्यूशन जो कि हमारे पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना है। अब प्योर सॉल्वेंट में हमारे पास क्या है, एक जैसे कंपोनेंट है, हमारे पास क्या है, एक जैसे कंपोनेंट है। अब इनका वेपोरेशन का रेट क्या होगा, इसका वेपोरेशन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका वेपोरेशन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और हमारे पास क्या होंगे, इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, इसी सॉल्वेंट में मैं सोल्यूट ऐड कर दूं, फिर क्या होगा, अब फिर ये हमारे पास इसमें सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी मौजूद होगा। अब ऊपर हमारे पास जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें सोल्यूट के पार्टिकल भी होंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे, सोल्यूट के पार्टिकल भी होंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसका वेपोरेशन का रेट सोल्यूट के आ जाने की वजह से कम हो जाएगा, वेपोरेशन का रेट भी कम हो जाएगा, और इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा,
लो हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो हमेशा याद रखिएगा, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज dissolved in volatile solvent, vapor pressure of solution is lowered as compared to pure solvent. This is known as lowering of vapor pressure. हमने रोल्स लॉ में भी पढ़ा था, lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. Lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे सोल्यूट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे लोअरिंग का वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का भी क्या होता जाएगा, लोअर होता जाएगा, मजीद लोअर होता जाएगा। और जैसे जैसे आप सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, लोअरिंग का वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि वेपर प्रेशर भी हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हमने रोल्स लॉ में भी पढ़ा था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की मिकदार बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी लोअर मजीद होता जाएगा। तो ये था हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम पढ़ते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले हमें पता चाहिए होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यानी कि 1 atm के इक्वल हो जाए, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स become equals to the external atmospheric pressure, that is 1 atm, is known as boiling point. अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, जब भी हम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करेंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लोअर हो जाएगा और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो वैसे ही क्या होगा, सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। साथ साथ क्या होगा, साथ साथ सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि जैसे ही हमने सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर मजीद लो हो गया। वेपर प्रेशर लो हो गया तो 1 atm प्रेशर से इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, जिसके नतीजे में क्या होगा, हमें मोर हीट रिक्वायर होगी इसको बॉयल करने के लिए, इस सोल्यूशन को बॉयल करने के लिए, सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। इस वजह से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी डेफिनेशन सुन लें। When a non-electrolyte, non-volatile solute is dissolved in volatile solvent, vapor pressure of solution is lowered and boiling point of solution is increases as compared to pure solvent. This is known as elevation of boiling point. This is known as elevation of boiling point. इसकी बेस्ट एग्जांपल है, हम एग बॉयल करते हैं, हम अंडे बॉयल करते हैं। अंडा क्या है, अगर आप प्योर वाटर में यानी कि प्योर सॉल्वेंट में उसको डाल दें तो वो अंडा जो है 10 से 15 मिनट में बॉयल होगा। अगर आप उसी सोल्यूशन में, उसी प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो वो सोल्यूशन बन जाएगा, जिसके नतीजे में उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज होगा तो मोर हीट रिक्वायर होगी, ज़्यादा हीट अंडे को मिलेगी, जिसके नतीजे में अंडा क्या होगा, 10-15 मिनट की बजाय 7-8 मिनट में बॉयल हो जाएगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या कर हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए मैंने एक यहाँ पे ग्राफ बनाया, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस में हमारे पास टेम्परेचर है और वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर है। हमें पता है कि पहले वेपर प्रेशर देख लेते हैं। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सोल्यूशन से, क्यों, क्योंकि इसमें सोल्यूट की प्रेजेंस मौजूद होती है। तो देखें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है सोल्यूशन से, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। उसके बाद हम जाते हैं इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। अब जैसे ही हमने सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया तो ये बन गया सोल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होगा, इसको मोर हीट रिक्वायर होगी, इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा बॉयल होने के लिए। इस वजह से जो ये सॉल्वेंट जो है ये जल्दी बॉयल हो जाएगा, इसको मैंने T1 से रिप्रेजेंट कर दिया है, और सॉल्यूशन जो है ये मोर इसको हीट रिक्वायर होगी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इसको हम डिनोट कर दिया T2 से, और इन दोनों का डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, डेल्टा TV, जिसको हम कह रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने भी यही कहा है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, when a non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in volatile solvent, vapor pressure of solution is lowered and boiling point of solution is increases as compared to pure solvent. This is known as elevation of boiling point. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब होता है डिप्रेस हो जाना, मजीद गिर जाना, कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का हम पढ़ते हैं कि जब लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर कोएग्जिस्ट करें तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट।
अब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, हमें पता है कि जब हम सॉल्वेंट को या सॉल्यूशन को फ्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज हो जाती है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच हो जाते हैं, इनके दरमियान स्पेसेस कम हो जाती हैं, जिसके नतीजे में वो लिक्विड जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फ्रीज हो जाता है। इससे ऐसे हम फिनोमेना को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी हम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, वेपर प्रेशर तो सोल्यूशन का लोअर्ड होगा ही होगा, साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि हमने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया। सोल्यूट इसके फ्रीजिंग पॉइंट को मजीद गिरा देगा, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा, मजीद डिप्रेस कर देगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर मैं इसकी आप डायग्राम बना के दिखाना चाहूँ तो मैं डायग्राम इस तरीके से बनूंगा। हमें पता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब सॉल्वेंट का जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ T1 से, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ T1 से, और सॉल्यूशन का हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बढ़ गया, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ T2 से। इनके दरमियान जो डिफरेंस है इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ डेल्टा TF से, जिसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये क्यों हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है सॉल्यूशन का, जैसे हम सोल्यूट इसमें ऐड करते हैं, सोल्यूट ऐड करने के नतीजे में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस कम हो जाती हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच होते हैं, इनके दरमियान स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इनका डिप्रेस हो जाता है, मजीद डिक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो कैसे करूंगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, when a non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in volatile solvent, vapor pressure of solution is lowered and freezing point of solution is also lowered as compared to pure solvent. This is known as depression in freezing point.